अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करेंगे 2026 में क्या चढ़ सकता है। तो मैं शुरुआत इक्विटी फंड से नहीं करूंगा, जो आउट परफॉर्म करके उससे करूंगा, वो है सोना चांदी। तो करेक्ट। ईटीएफ्स, जिस जो गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ्स में पैसे लगाया, वैसे तो निवेशक लगाते नहीं थे 10% ऑफ द पोर्टफोलियो, 15% ऑफ द पोर्टफोलियो। लेकिन जिसने भी हिम्मत करी 2025 में ईटीएफ्स में, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में पैसा लगाया, कमाल हो गया सर। बहुत ही गजब के रिटर्न्स हुए हैं सिल्वर में। तो ये ट्रेंड का अभी आपको 2026 में कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। क्या गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स की परफॉर्मेंस 2026 में और बेहतर होगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। लास्ट 2 साल में गोल्ड और सिल्वर ने बहुत तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। पर जब भी हम कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं बनाते हैं। हमेशा पोर्टफोलियो बनता है लॉन्ग टर्म के लिए। राइट। एक डेटा है जो मैं आज किसी से बात कर रहा था। देयर वाज अ डेटा ऑन गोल्ड एंड सिल्वर कि गोल्ड एंड सिल्वर की अगर मैं परफॉर्मेंस को फैलाऊं, अगर मैं लॉन्ग टर्म में फैलाऊं तो गोल्ड और सिल्वर की परफॉर्मेंस कैसी रही। आई विल जस्ट गिव यू क्विक डेटा पॉइंट ऑन इट। दिस इज द रिटर्न, रोलिंग रिटर्न सिंस 2012। या अगर आप सिल्वर की औसतन रिटर्न देखें 2012 से 23 दिसंबर 2025 तक, राइट, सिल्वर की औसतन रिटर्न रही 6.09%। उसी दौरान गोल्ड की औसतन रिटर्न रही 8.37%। एंड सेम ड्यूरेशन पे ही निफ्टी की रिटर्न रही 12.5%। सो टेक्निकली देखा जाए लास्ट 2 साल का अगर हम देखें तो लास्ट 2 साल के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर हैज गिवन अ फिनोमिनल रिटर्न। बट पोर्टफोलियोज हमेशा 100% एक एसेट क्लास में नहीं डाले जाते, और पोर्टफोलियो हमेशा 2 साल के हिसाब से नहीं देखे जाते। लास्ट 2 इयर्स के अंदर रिटर्न्स हैव बीन फिनोमिनल इन गोल्ड एंड सिल्वर। बट अगर मैं इसको 2012 से 2025 दे देखूं तो इक्विटी हैज स्टिल डन अ बेटर जॉब। या अब आता है कि नेक्स्ट ईयर रिटर्न कैसा रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर का। एक और डेटा पॉइंट मैं आपको आज आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि हाउ हैज द रिटर्न्स ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बीन व्हेन दे हैड अ फिनोमिनल रिटर्न इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अभी तक कैलेंडर ईयर के अंदर गोल्ड का रिटर्न 76% रहा। राइट। ऐसे ही 2011 में गोल्ड का रिटर्न 38.9% रहा, और उसके सब्सिक्वेंट ईयर में गोल्ड का टर्न रहा 11.72%। इन 1991 गोल्ड gave a return of 32.4% return. Subsequent year gave a negative return of 19.55%. In 2009, gold gave a return of 27.36%, and subsequent year, it gave a return of 22.75%. So the point I'm trying to make here is, जब भी कभी भी एक परफॉर्मिंग ईयर रहा किसी भी मेटल का, उसका नेक्स्ट ईयर जो है वो बड़ा टेपिड रहा। द ग्रोथ वाज नॉट एज इक्वलेंट टू एज द लास्ट ईयर वुड बी। सो मेरा कहना यह है कि गोल्ड एंड सिल्वर, ऑब्वियसली सिल्वर हैज अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, वो उसका इंडस्ट्रियल यूसेज है। तो जिस साल उनकी रिटर्न बहुत अच्छी रही, नेक्स्ट उनकी रिटर्न डेटा के हिसाब से ये कहता है कि नेक्स्ट रिटर्न में बहुत अच्छी नहीं रही। सो हमारा ये मानना है कि गोइंग नेक्स्ट ईयर इट विल नॉट बी एज गुड एज लास्ट ईयर। अब हम आ जाते हैं सर पैसिव फंड्स के ऊपर, क्योंकि 2025 में हमने ये देखा कि इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो पैसिव फंड्स ईटीएफ्स में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्केट शेयर के हिसाब से 17% के आसपास एयू में इनका रुझान जो है पहुंच गया है। यानी कि अब ज्यादातर लोग जो पैसिव फंड्स, ये ट्रेंड बता रहा है कि वो पैसिव फंड्स का चुनाव करते हैं। तो ये क्या बात ठीक है कि पैसिव फंड्स में पैसा ज्यादा जाना और एक्टिव फंड्स में कम रखना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म होराइजन से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये रणनीति निवेशकों की ठीक है? रजत जी देखिए, टेक्नोलॉजी ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पैसिव फंड्स के ऊपर। आजकल जो नए निवेशक आ रहे हैं उनको हर चीज बड़ा क्विकली चाहिए, जल्दी चाहिए, इजी चाहिए। राइट। सो टेक्नोलॉजी से क्या है, बहुत से नए निवेशक सिंपल और आसान समझने वाले आने वाले प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। एंड वो कहाँ अवेलेबल है? वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से एप्स में अवेलेबल है। और सेबी ने भी क्या किया है, म्यूचुअल फंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है नए फंड्स लाने के लिए। राइट। तो म्यूचुअल फंड्स मैंने भी क्या किया है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी सिम के लिए तो उन लोगों को रोक रख गई है कि वो उससे ज्यादा डाइवर्सिफाइड इक्विटी सिम नहीं बना सकते। तो उन्होंने क्या पैसिव सेल्स में काफी जल्दी विस्तार करना शुरू कर दिया, एंड दे हैव इंक्रीज द पैसिव स्पेस अलॉट। उसके थ्रू उन्होंने थीमेटिक फंड में भी काफी
सारे फंड्स नए पैसिव फंड लेके आए। सो टेक्निकली जो पहले कुछ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते थे, ड्यू टू द सेबीज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एएमसीज एंड टेक्नोलॉजी, काफी सारे निवेशकों को सिंपल और आसान तरीका लगा, नए निवेशकों को सिंपल और आसान तरीका लगता है कि भाई हम ऐप में जाएं और एक पैसिव फंड दिख रहा है वहां पे इन्वेस्ट कर लें। और पिछले साल गोल्ड ईटीएफ ने भी बहुत मजबूती और सिल्वर ने भी बहुत मजबूत रिटर्न दिखाए। दैट ऑल्सो हैज अ रीसेंसी बायस्ड, एंड न्यू जो नए निवेशक हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हुए। ना क्या ये रणनीति सही है या नहीं सी है? तो एक डेटा मैं आपके सामने फिर से मैं पहले आपको एक डेटा बताऊं। नवंबर 2020 में टोटल पैसिव फंड्स की संख्या 160 थी। ओके। आज नवंबर 2025 की मैं बात करूं, वो 160 और 65 से बढ़कर 701 हो गई है। ओके। यानी कि अगर 2,68,000 करोड़ का एयूएम था, वो एयूएम बढ़ के हो गया 14 लाख करोड़ का। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द पैसिव फंड्स आर डन phenomenally well, because of ease and AMC's restriction not to more get towards more equity diversified fund. But हमेशा जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को अल्फा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। या इन्वेस्टमेंट करने का तभी फायदा है जब मेरे पास किसी भी फंड के अंदर अल्फा जनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। राइट नाउ एक चीज देखी गई ऑन द पैसिव फंड एंड ऑन द एक्टिव डेटा, ये कहता है कि एक्टिव कैटेगरी खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा और मल्टी कैप स्पेस में फंड मैनेजर्स ने अपने बेंचमार्क से अच्छे खासे अल्फा दिए हैं। स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, मल्टी कैप जैसे फंड ने आउट परफॉर्म किया और 7 से 8% का एनुअल अल्फा अपने बेंचमार्क के मुकाबले दिया, जो कि एक पैसिव फंड ने नहीं दिया। तो ये यही बताता है कि सही और चुने गए एक्टिव फंड पैसिव फंड के ऊपर मीनिंगफुल या एक्स्ट्रा रिटर्न आपको दे सकते हैं। खासकर पैसिव फंड अगर किसी निवेशक को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है और उनको एक स्टार्ट करना है, दे कैन स्टार्ट विद पैसिव फंड। बट इक्विटी की बेहतर हेल्फा और निवेशकों को अलग अलग इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड कैटेगरी जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर वो इन्वेस्ट करें तो उसमें एक्सपोजर रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा ज्यादा बरस पर कि वो एक पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकें। और अल्फा, अगर उनको अल्फा चाहिए तो अल्फा हमेशा एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही आएगा, ना कि किसी पैसिव फंड से। यानी कि जो बेंचमार्क जितना आप जो रिटर्न से ज्यादा जो आप रिटर्न ले रहे हो, मोर देन योर बेंचमार्क, तो उसको हम अल्फा बोल रहे हैं। अल्फा जनरेट कैसे करें? तो सर वो तो बहुत अच्छा सा एक तरकीब थी कि स्मॉल कैप में पैसा डाल दो, स्मॉल कैप स्टॉक तो चढ़ेंगे और मिड कैप स्टॉक चढ़ेंगे। सभी ने ही होते देखा था कोरोना के बाद से, मिड कैप और स्मॉल कैप की तो तेजी थी जो बाजार में इतने जबरदस्त धूम मचा रही थी। अनाप करेक्ट। शनाप पैसा आता नजर आया मिड कैप स्मॉल कैप, और यही थक गए और ऊपर से लेने के देने पड़ गए। वो 2024 में जो खरीदा वो वापस ही नहीं आया। तो ये मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, ये वाले जो फंड्स हैं, इनका क्या करें? क्या इसमें अभी इन्वेस्टमेंट्स जारी रखें या फिर स्विच कर लें पोर्टफोलियो में किसी मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में? देखिए, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। राइट। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि रिसेंसी बायस को लेके काम कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा हम कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो हमें रिसेंसी बायस होके कभी नहीं लेना चाहिए कि लास्ट एक साल में क्या हुआ। इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं हम एक लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं करते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप उतने ही जरूरी एक फंड के लिए जितना एक लार्ज कैप है। राइट। अगर जब भी हम औसतन कोई एक फंड बनाते हैं, उसके अंदर 50 से 55% हम लार्ज कैप में रखते हैं। हम्म? आपका 20 से 25% हम रखते हैं मिड कैप के अंदर और 10 से 20% रखते हैं स्मॉल कैप के अंदर। अब स्मॉल कैप और मिड कैप को आप कभी भी नकार नहीं सकते अपने पोर्टफोलियो के अंदर, बिकॉज जो एक्चुअल अल्फा जनरेशन है वो स्मॉल एंड मिड कैप से आती है, और रिजिलियंस और सेफ्टी और हेज जो पोर्टफोलियो के अंदर है वो हमेशा लार्ज कैप से आता है। सो कभी भी किसी भी निवेशक को अपने लिए एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाए। देखिए, पंड करना है तो आप किसी चीज में भी पंड कर सकते हैं, हाँ, दैट विल बी देयर फॉर शॉर्ट टर्म। उसके अंदर आप आर या पार हो सकते हैं। पर अगर आपको एक लॉन्च टर्म, लॉन्ग अवधि के लिए अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो मेरे हिसाब से 50 से 55% लार्ज कैप, 20 से 25% मिड कैप और 10 से 20% स्मॉल पैक, अगर आप ये एक पोर्टफोलियो इसका बनाए तो आपको अच्छा खासा एक अल्फा जनरेशन, 3 से 4% का अल्फा जनरेशन हो सकता बीच में गोल्ड और सिल्वर तो लेना है ना सर, कि गोल्ड और सिल्वर को अवॉइड करते हैं 2026 के लिए? इस साल अच्छे रिटर्न मिल गए तो आपने बताया कि उसके
जो सब्सिक्वेंट ईयर होता है उसमें नहीं मिलते हैं पैसे उतने। तो इस साल करें हिम्मत। और देखिए अगर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म आप बोलोगे, लॉन्ग टर्म में तो आपने बता ही दिए आंकड़े औसत कितने रिटर्न मिलते हैं। करेक्ट लेकिन करेक्ट। गोल्ड फंड्स को रखना चाहिए अभी, या फिर इट्स अ टाइम की थोड़ा प्रॉफिट लॉक ही कर लिया जाए? देखिए अगर नॉर्मली गोल्ड एक हेज की तरह काम करता है, लोगों को लगता है कि गोल्ड इक्विटी मार्केट से हेज की तरह काम करता है। मेरे हिसाब से फ्रॉम आर आर आनंद राठीज लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, गोल्ड एंड सिल्वर डजंट कॉन्स्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने ओ, आपको बताया कि ये तो बड़ी बात कह दी आपने सर। मतलब आप एडवाइस ही नहीं करते हो कि आप अपने बड़े क्लाइंट्स को गोल्ड और सिल्वर में पैसे डालें? हाँ, तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट रजत जी। रजत, रीजन ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर का अगर मैं लॉन्ग सी देख, मैंने आपको बताया कि गोल्ड हाँ। की पिछले 10-12 साल की रिटर्न 6% की है, 8% की सॉरी, और सिल्वर की 6% की है। हाँ जी। करेक्ट। ये तो अगर मैं लास्ट 2 साल को रखने के बाद अगर मैं लास्ट 2 साल को निकाल दूं तो रीजन और गिर जाता है। सो हम्म। समबडी रियली वांट्स टू इन्वेस्ट सम मनी इनटू गोल्ड एज अ हेज, दे कैन पुट अबाउट 5 to 10% इन गोल्ड एंड सिल्वर गोइंग फॉरवर्ड, बट नथिंग बियॉन्ड दैट सर। ओके सर, स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स के बेहद करीब है। पोर्टफोलियोज चाहे लोगों के लाल निशान में है, लेकिन मार्केट एटलीस्ट ऑल टाइम हाई लेवल्स के करीब है। तो ऐसे में आपको कुछ 2026 के लिए कोई थीम्स, कोई पॉकेट्स, कोई सेक्टर्स ऐसे अच्छे लगते हैं जहां पर और पैसा बनेगा, अर्निंग विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है? देखिए एज अ रिटेल निवेशकों के लिए हम लोग कभी भी कोई सेक्टोरल थीम की बात नहीं करते हैं, बहुत रिस्की होता है। उसके हम्म। अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि एक वो सिक्लिकल इन नेचर होते हैं, उसके अंदर सही टाइम पे एंटर और एग्जिट करना इज अ वेरी बिग चैलेंज। हम्म। राइट। हमने हमेशा बोला है और आज भी बोलते आ रहे हैं कि सेक्टोरल एलोकेशन करना इट्स अ वेरी इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू सेक्टर एलोकेशन। सो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर हम कभी भी अपने टीम के अंदर नहीं बोलते आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करें, या बिकॉज दे आर वेरी सिक्लिकल इन नेचर। हम हमेशा बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करें तो दैट विल बी मच बेटर। बट जैसे कि आपने अभी बोला कि कोई सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, दे आर 2026 में मुख्य सेक्टर जिन पे एक्चुअल आप नजर रख सकते हैं विल बी ऑटोमोबाइल्स, कैन बी अ बैंकिंग सेक्टर, एंड कैन ऑल्सो बी अ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये 3 सेक्टर्स हमें फिर भी लगते हैं कि जो आने वाले साल में अच्छा करेंगे। एंड इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इन सेक्टर्स में पैसा डालें, बट कंसंट्रेशन। अब देखिए, एक फंड मैनेजर जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी लेके चलता है या मिड कैप या स्मॉल कैप लेके चलता है, उसको भी समझ है कि अगले सालों में क्या सेक्टर्स अच्छा करेंगे, सो दे ऑल्सो टिल्ट टुवर्ड दीज सेक्टर्स मोर।